गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज आपकी बीए फर्स्ट ईयर क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो है कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट इस्तिलाहकर्तियाँ। कास्ट इस्तिलाहकर्तियाँ, देखिए इससे पूर्व हम आपके 4 प्रकृति की शक्तियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें बहते हुए नदी के जल के कार्य, दूसरा था आपके पवन के कार्य, तीसरा था आपके हिमानी के कार्य और चौथा था आपके समुद्री या समुद्री तरंगों के कार्य। तो उसमें हमने अपठनात्मक और निक्षेपात्मक इस्तिलाहकर्तियों के बारे में अध्ययन किया था। पर आज हम एक नई टोपोग्राफी या नई इस्तिलाहकर्ती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कास्ट टोपोग्राफी, है ना। कास्ट इस्तिलाहकर्ती कहते हैं इसको, है ना। देखिए भूमिगत जल या इसकी जो कास्ट इस्तिलाहकर्ती में जो आकृतियां बनती हैं वो ज्यादा भूजल स्तर के भूजल के रिसने के कारण बनती है। तो देखिए इसमें भी क्या है कि भूजल का ही ज्यादा योगदान होता है, या ऐसे जल का जो होता है जो कम गतिशील होता है, बहुत कम गतिशील होता है। लेकिन धरातल पर ऐसी कई इस्तिलाहकर्तियां हैं और ऐसे कई स्थान हैं जहां पर इस प्रकार की इस्तिलाहकर्तियों को देखा जा सकता है। तो कई सारी इस्तिलाहकर्तियां हैं ऐसी जिनके हम बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस क्रिया में धरातल पर उन्हीं कारकों का प्रभाव रहता है जो इसमें प्रमुखतया शामिल रहते हैं। जैसे क्या है कि कास्ट इस्तिलाहकर्तियों के जो निर्माण में योगदान है वो मुख्यतः घोलीकरण प्रक्रिया का रहता है। किसका? घोलीकरण प्रक्रिया। इसको हम सॉल्यूशन प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन भी कहते हैं ना। देखिए जो जल होता है वो ऊपरी पृथ्वी की सतह से रिस करके अंततः प्रवाहित होता रहता है, यानी जमीन में नीचे जाता रहता है और इस प्रकार से जल भंडार में जाकर के वो शामिल हो जाता है। तो जब ये जल रिस करके धीरे धीरे जमीन में पहुंचता है तो यहाँ पर इसमें गति जल की इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि उसकी घोलीकरण प्रक्रिया या घोलीकरण शक्ति इसकी महत्वपूर्ण होती है। गति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती है क्योंकि भूमिगत जल जब रिसता है तो उसमें गति ज्यादा होती नहीं है जितनी कि नदियों में या समुद्र की लहरों में होती है। ये तो बहुत मामूली जल होता है, इसमें केवल घोलीकरण प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इसी वजह से कास्ट इस्तिलाहकर्तियां उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां पर घोलीकरण की क्षमता जो है जल में मौजूद होती है और ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो जल के प्रभाव से घोलीकरण या घुल जाती हैं। तो ऐसी चट्टानों के स्थान पर ही कास्ट इस्तिलाहकर्तियों का विकास होता है ना। देखिए कास्ट इस्तिलाहकर्तियों को जल कहां से प्राप्त होता है? तो आपको तो पता ही है, जल का एक सीधा सा स्रोत है जिसका नाम क्या है? वर्षा का जल। तो देखिए वर्षा के जल के द्वारा ही ऐसी इस्तिलाहकर्तियों के लिए जो है जल की प्राप्ति होती है, जिनसे जल रिस करके और ऐसे स्थल रूपों का निर्माण करता है। देखिए बगल में मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये किस किस चीज के चित्र है। तो सबसे पहले हम कास्ट इस्तिलाहकर्तियों को समझ लेते हैं, और है ना कि क्या होती है। देखिए भूमिगत जल के कार्य भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल के कार्य। भूमिगत जल के कार्य भी हम इसको कहते हैं। देखिए इसमें मुख्यतः 3-4 प्रक्रियाओं का ही योग होता है। सबसे पहली तो होती है घोलीकरण प्रक्रिया, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी होती है आपकी जलगति क्रिया। तीसरी होती है आपकी अपघर्षण। अपघर्षण, सन्निघर्षण, एड्रीशन, सन्निघर्षण और परिवहन कार्य। देखिए हमने इससे पूर्व हर प्रकार के एक शक्ति के लिए हमने कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी थी। जैसे हमने वायु में पढ़ा था अपवहन होती है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है? घोलीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। देखिए कास्ट इस्तिलाहकर्तियां कास्ट क्षेत्रों में क्या होता है? जलगति क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है क्योंकि इसमें क्या है, जल इतनी महत्वपूर्ण गति में नहीं रहता, यानी कि नगण्य होती है, लगभग नगण्य होती है ना। तो कास्ट इस्तिलाहकर्तियां या कास्ट क्षेत्रों में जल की जो गति होती है वो उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती है या नगण्य पाई जाती है। अपघर्षण में क्या होता है? देखिए जल के साथ कुछ खनिज लवण घुले रहते हैं, है ना, या जल के साथ कुछ पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी सतह से टकरा करके खुरच करके घर्षण करने का प्रयास करते हैं, अपघर्षण करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं अपघर्षण, है ना। सन्निघर्षण क्या होता है? देखिए
जो जल के साथ जो कुछ कण है आपस में, वो आपस में भी टकरा करके रगड़ खा करके क्या होता है, सूक्ष्म होते रहते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सन्निकर्षण। ये क्रियाएं भी होती हैं भूमिगत जल के प्रबंधन में, परंतु बहुत ही अल्प मात्रा में होती हैं या लगभग नगण्य होती हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर, है ना। परिवहन कार्य देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए परिवहन कार्य इसमें बहुत नहीं होता है, बहुत लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि जो जमीन जब धरातल से रिस करके जमीन नीचे भी जाता है तो वहां पर जल में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो परिवहन कार्य को अंजाम दे सके। इसी वजह से क्या है, परिवहन जो कार्य होता है वो काष्ठ स्थलाकृतियों वाले क्षेत्रों में लगभग नगण्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये चीजें हो गई। इसके बाद देखिए कुछ काष्ठ स्थलाकृतियों के कुछ क्षेत्र, काष्ठ क्षेत्र विश्व में कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए काष्ठ स्थलाकृतियां उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां पर चूने के पत्थर वाली चट्टानें पाई जाती है। चूने के पत्थर वाली, है ना, चट्टानें पाई जाती हैं, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन वाले भागों में ही इस प्रकार के काष्ठ क्षेत्र विकसित होते हैं, है ना। और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काष्ठ क्षेत्र उन क्षेत्रों में ही विकसित हो पाते हैं। हालांकि चूने की चट्टानें तो विश्व में कई स्थानों पर पाई जाती हैं, पर हर जगह पर विकसित नहीं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए चूने की चट्टान किसी मरुस्थलीय इलाके में है जहां पर बारिश ही नहीं होती है ना। तो जब बारिश ही नहीं होती है तो जल इसके नीचे नहीं जाएगा, और जब इसके नहीं जाएगा तो नीचे तो ऐसी काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। जो काष्ठ स्थलाकृतियों के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां इसमें निर्मित होती हैं, है ना। तो चूने चट्टान जो है वो विश्व में कई स्थानों में पाई जाती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है वो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया, और वर्तमान में इसको स्लोवेनिया कहते हैं, है ना। तो उस देश के पश्चिम में जो है काष्ठ स्थलाकृतियां, काष्ठ चट्टानें, चूने की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। तो वहीं पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों को सबसे पहले देखा गया था, जिनके नाम पर इसका नाम काष्ठ स्थलाकृतियां या काष्ठ टोपोग्राफी पड़ा, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, विश्व में यूगोस्लाविया के अलावा और भी कई क्षेत्र है ना। जैसे आपके दक्षिणी फ्रांस में कासेस क्षेत्र है, कासेस क्षेत्र, है ना। ये कहां पर है, दक्षिणी फ्रांस में, ये भी एक काष्ठ क्षेत्र है ना। और देखिए इसके अलावा ग्रीस में भी है ना, स्पेन में भी है, ग्रीस जिसे हम यूनान कहते हैं, स्पेन में भी है, ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा मुख्यतः अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में फैली हुई है ये, जिसमें क्या है, अमेरिका का इंडियाना प्रांत, अमेरिका का इंडियाना प्रांत। इसके अलावा मध्यवर्ती फ्लोरिडा और टेनेसी, मध्यवर्ती फ्लोरिडा और टेनेसी, ये प्रांतों में भी ये लाइमस्टोन चट्टानें या चूने पत्थर चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे क्षेत्र हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद न्यू मैक्सिको का कार्लसबाद क्षेत्र है, न्यू मैक्सिको का कार्लसबाद, न्यू मैक्सिको का कार्लसबाद क्षेत्र। इसके अलावा कुछ और इसके जो अन्य इतने उपयोगी महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में भी ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे खासकर जम्मू कश्मीर में देहरादून के पास, है ना, वहाँ पर भी काष्ठ क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे देहरादून के पास सहस्त्रधारा और रॉबर्ट कंदरा है, एक टपकेश्वर कंदरा है, टपकेश्वर नाम से कंदरा है ना। पूर्वी हिमालय बिहार में रोहतास पठार है ना, वहाँ पर एक कंदरा पाई जाती है जिसका नाम है गुप्तधाम कंदरा, रोहतास पठार पर, बिहार के रोहतास पठार पर, है ना, रोहतास पठार पर गुप्तधाम कंदरा है ना। तो ये भी काफी फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी आपने सुना होगा, एक पर्यटन स्थल भी है ना। और इसके अलावा पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम में भी चूने पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो ये हो गए
इनके वितरण जो विश्व में चूना पत्थरी चट्टानों के फैले हुए हैं। तो जहां जहां पर विश्व में चूने पत्थरी चट्टानें पाई जाएंगी वहां वहां पर काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास होगा। परंतु इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें जल की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी इन आकृतियों का विकास हो पाएगा। अगर शुष्क क्षेत्र में चूने की चट्टानें मिल जाएंगी तो उन पर अपरदन नहीं हो पाएगा, या उन पर किसी प्रकार की घोलीकरण क्रिया जल के अभाव में संपन्न नहीं हो पाएगी। तो ये है काष्ठ स्थलाकृतियों के प्रमुख क्षेत्र। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट, वो है काष्ठ स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। आवश्यक दशाएं क्या है, फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि इसका डेवलपमेंट होगा, है ना। फेवरेबल जो दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या है। तो देखिए काष्ठ स्थलाकृति सबसे पहले जो है क्या होना चाहिए, लाइमस्टोन की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि चूना पत्थर चट्टानें नहीं होंगी तो काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण कैसे होगा, और काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा तो काष्ठ स्थलाकृति कैसे बनेगी। तो सिंपल सी बात है कि उस किसी भी स्थान पर काष्ठ स्थलाकृति जब भी बन सकती है जब वहां पर लाइमस्टोन की मुख्यतः प्रधानता हो, है ना। क्योंकि ऐसे जो स्थल होते हैं, काष्ठ ऐसी जो आकृतियां होती हैं वो लाइमस्टोन वाले भागों में ही बनती हैं। दूसरी बात क्या है, संधियों का विकास, संधियों का विकास। जहां पर जरूरी है लाइमस्टोन की चट्टानें पाई जाती हूं वहां पर उनमें संधियां या जोड़ भी पाए जाते हैं। अगर जोड़ नहीं पाए जाएंगे तो जल जो है इन चट्टानों से घिस करके नीचे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण घोलीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी और ऐसी आकृतियों का, काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जल की उपलब्धता, है ना। जल की उपलब्धता, यदि जल की उपलब्धता नहीं होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, घोलीकरण का जो कारक है, सक्रिय कारक है, वो क्या है, जल। क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया जो जल के द्वारा उत्पन्न जो रासायनिक क्रिया है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब जल ही नहीं होगा तो अपरदन कैसे होगा, घोलीकरण कैसे होगा, स्थलाकृति का निर्माण असंभव हो जाएगा। तो जल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसके अलावा क्या है कि काष्ठ क्षेत्रों में विस्तृत घाटियां होनी चाहिए, है ना, विस्तृत घाटियां होनी चाहिए। और धातल कैसा होना चाहिए, उबड़ खाबड़ होना चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए। समतल हुआ तो घोलीकरण की प्रक्रिया आसानी से नहीं हो पाई, जल जो धातल के ऊपर से बह जाएगा, है ना। तो विस्तृत घाटियों वाला उबड़ खाबड़ हुआ तो उसमें जल रिसने में आसानी होगी। तो ये मुख्यतः जो है 4 दशाएं हैं आवश्यक, जो काष्ठ स्थलाकृतियों के विकास के लिए अति आवश्यक है ना। अब हम देखेंगे काष्ठ स्थलाकृतियों के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य, देखिए कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे काष्ठ स्थलाकृतियों के या भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूप, है ना। क्या लिखेंगे हम, भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूप, ठीक है। कौन कौन से स्थल रूप ऐसे हैं जो अपरदन से द्वारा बनते, देखिए कई सारे। सबसे पहला इसमें क्या है, लैपीस, लैपीस, है ना। दूसरा क्या है, मैं एक बार में लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप देख लेना और उसके बाद हम इनके एक एक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो देखिए लैपीस के बाद है आपका घोलरंध्र, घोलरंध्र जिसको हम सिंक होल भी कहते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा विस्तृत रंध्र या डोलीनास, विस्तृत रंध्र या डोलीनास। चौथा है हमारा वो है आपका काष्ठ खिड़की, काष्ठ खिड़की। इसके बाद है पांचवा है डोलाइन, छठा है कि युवाला, सातवां है पोलजे, आठवां है इसमें धसती निवेशिका, धसती निवेशिका,
9वां है अंधी घाटी, अंधी घाटी। 10वां है शुष्क घाटी या घोल घाटी भी कहते हैं इसको, है ना। इसके बाद है कंदरा, कंदरा है ना। कंदरा भी देखिए इसमें बनती है कई सारी। प्राकृतिक पुल, प्राकृतिक पुल देख रहे हैं आप। अपरदनात्मक शिलाकृतियों में कई सारी शिलाकृतियां हैं, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया लेपिस, घोलरंध्र, विसर्जन, काष्ठ खिड़की, डोलाइन, युवाला, पोलजी, दस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, शुष्क या घोल घाटी, कंदरा या प्राकृतिक पुल। इसके ये 12 जो है अपरदनात्मक स्थल रूप है, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्थल रूप है वो है आपका लेपिस। लेपिस क्या होता है देखो, देखिए देखिए जो काष्ठ क्षेत्र होते हैं उसमें घुलन क्रिया के द्वारा ऊपरी जो सतह होती है ना, वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है ऐसी। क्योंकि जल क्या करता है, आपकी घुलन क्रिया के द्वारा इस ऊपरी सतह को क्या करता है, घोल देता है ना। क्या करता है, जल ऊपरी सतह को घोल देता है, जिससे धरातल पर क्या होता है, उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हो जाता है। इस उबड़ खाबड़ सतह को ही क्या कहते हैं, हम लेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लेपिस कहते हैं। चूना पत्थर की चट्टानों वाले इलाकों में इस प्रकार की संरचना जो है आम बात है। देखिए ये इतने तीक्ष्ण हो जाते हैं कि इस संरचना पर नंगे पैर चलना भी दुर्लभ या कठिन हो जाता है ना। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, लेपिस कहते हैं। देखिए इंग्लैंड में इसे हम क्या अलग नाम से पुकारते हैं, क्लिंट नाम से। इंग्लैंड में, है ना, ठीक है। इंग्लैंड में किस नाम से जानते हैं इसको, क्लिंट नाम से जानते हैं। और जर्मनी में कैरेन, कैरेन क्या कहते हैं इसको, जर्मनी में कहते हैं। सर्बिया में क्या कहते हैं, बोगाज कहते हैं इसको, बोगाज सर्बिया में, है ना। यूरोप के देश है देखिए सबके सब, है ना, बोगाज कहते हैं। और डाल्मेशियन क्षेत्र में इसको लेपिस ही कहते हैं, ठीक है। डाल्मेशियन जो तट है वहां पर उन देशों में इसको लेपिस कहते हैं। तो ये उबड़ खाबड़ जो सतह है इसको हम कहते हैं लेपिस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहली अपरदनात्मक शिलाकृति है जिसको हम क्या कहते हैं, लेपिस कहते हैं। ऊपर कांटों की आकृति बन जाती है, उबड़ खाबड़ नुकीली सतह बन जाती है, जिसको लेपिस कहते हैं। इसके बाद दूसरी आकृति है वो थी आपकी सिंक होल्स या घोलरंध्र। दूसरी आकृति क्या है आपकी, घोलरंध्र। देखिए घोलरंध्र, देखिए पास में चित्र बना हुआ है आपकी, मैं दिखाऊंगा इसमें घोलरंध्र कहां पर है, ठीक है। देखिए देखिए क्या होता है, देखिए जब चूने के चट्टानों वाले धरातल पर क्या होता है, जब वर्षा का जल आता है तो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क होकर के वो क्या करता है, रासायनिक घोल के रूप में बन जाता है ना। और वो क्या करता है, ऐसे काश क्षेत्रों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं फिर धरातल पर, है ना। और जो क्या करता है, जो चट्टानों घुलनशील तत्व होते हैं उनको घुला देता है, जिसकी वजह से क्या वो छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, घोलरंध्र कहते हैं। देखिए ये इस चित्र में छोटा सा एक छेद बनना है, इसको हम कहते हैं घोलरंध्र, ठीक है, घोलरंध्र। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंक होल्स कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं कई सारे चूने चट्टान वाले इलाके में। देखिए ये हजारों की संख्या में मिलते हैं, काश क्षेत्र में ये हजारों की संख्या में मिलते हैं। और जैसे अमेरिका में एक प्रांत है वहां पर इंडियाना जो स्टेट है अमेरिका का, वहां पर ये 3 लाख की संख्या में
मिलते हैं लगभग, इंडियाना प्रांत में है ना, इंडियाना अमेरिका में, यूएसए में, वहां 3 लाख की संख्या में ये घोलंद लगभग मिलते हैं, है ना। देखिए ये घोलंद वास्तव में होता क्या है, ये ऊपरी चट्टानी सतह होती है ना चूने पत्थर की, उस पर निर्मित छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये जल की घुलन क्रिया से उसमें बन जाते हैं, है ना, चूने पत्थर वाले चट्टानों क्षेत्र में बन जाते हैं। देखिए ये कुछ वर्ग मीटर से लेकर के काफी बड़े तक हो सकते हैं, है ना। आकार की दृष्टि से 2 वर्ग, एक तो कीप, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कीप आकार होते हैं, है ना, कीप की आकृति जैसे बन जाते हैं, और कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ लंबे घोलंद होते हैं, छोटे छोटे लंबे लंबे बेलनाकार, और कुछ क्या होते हैं कीपाकार होते हैं ऐसे, है ना, गड्ढे होते हैं ना, अंदर से कीप जैसे होते हैं, है ना। तो इन्हें कीपाकार और बेलनाकार आकृतियों में बांटा जाता है। तो ये होते हैं घोलंद, है ना। तो ये कहाँ बन जाते हैं, आपके चूने की चट्टानी वाले धरातल पर बन जाते हैं, है ना। देखिए इन घोलंदों का क्या होता है, समय के साथ विस्तार होता रहता है और ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना। जब घुलन क्रिया इस प्रकार बढ़ती जाती है तो ये घोलंद किसमें बदल जाते हैं, ये आपके बदल जाते हैं आपके विलयन क्षेत्र में, है ना। विलयन क्षेत्र बन जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, विलयन क्षेत्र बन जाते हैं और कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब उन बड़े हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डोलाइन, है ना। देखिए ये घोलंद का क्षेत्र जो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, घुल घुल करके थोड़ा आकृति बड़ी हो गई, तो क्या बन गया, डोलाइन बन गया, है ना। और इनको सर्दिया में क्या कहते हैं, हम डोलिनास कहते हैं इनको, है ना। तो ये क्या है, केवल घोलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा छिद्र बड़ा होता गया और डोलाइन का निर्माण हुआ। सर्दिया को हम क्या कहते हैं, डोलाइंस कहते हैं, घोल के बड़े छिद्र को, है ना। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद जो डोलाइन होता है ना, कभी कभी इनका क्या होता है कि बरसाती जल भर जाता है, कभी कभी इनका क्या होता है, बरसाती गड्ढों में जल भर जाता है, तो एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं कास्ट झील। क्या कहते हैं हम, कास्ट झील, है ना। जैसे मान लो कि ये डोलाइन है, इसमें वर्षा का जल भर गया और इसका धरातल से संपर्क खत्म हो गया। मान लो जो छिद्र से इसका धरातल से संपर्क था नीचे वाले, उस छिद्र में कुछ मलबा अटक गया, फंस गया, तो वो रास्ता रुक गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसमें झील का निर्माण हो गया। अब मान लो वो मलबा किसी वजह से हट गया तो झील क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना। तो शुष्क झील कहलाएगी वो, है ना। तो इसमें एक झील का निर्माण हो जाता है जो बरसाती झील से, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्ट झील कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की क्या होता है, देखिए समझना स्टूडेंट्स, आपको खुद समझ में नहीं आएंगे, आप कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारे मुंह से नहीं समझ लोगे तब तक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, कास्ट खिड़की क्या होती है। देखिए डोलाइन में कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर एक गड्ढा हो जाता है और जैसे जमीन के नीचे का भाग दिखाई देता है ना, यानी ये डोलाइन होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इतनी काफी बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में मतलब काफी मतलब विलयन क्षेत्र काफी गहरा हो जाता है, गड्ढा काफी गहरा हो जाता है और धरातल से संपर्क होता है, उसका टूट वो बन जाता है। तो क्या ऊपर से हम नीचे झांकते हैं तो नीचे धरातल में बहता हुआ जल दिखाई देता है ना, तो इसी ऊपर से हम देखते हैं तो खिड़की जैसा हो जाता है, क्योंकि हम ऊपर से देख सकते हैं ना नीचे झांक करके कि पानी जो है कहाँ पर है, इसमें चल रहा है। जमीन के धरातल के नीचे की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं, जैसे जमीन के नीचे बहता हुआ पानी दिखाई देने लगता है ना। तो इसी को हम कहते हैं कास्ट खिड़की, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, युवाला, है ना। देखिए युवाला क्या होता है, देखिए ये है आपका युवाला। युवाला क्या होता है, जब कई डोलाइन घुल घुल करके आपस में बढ़ते जाते हैं, विस्तार होता रहता है और मिल जाते हैं। जब कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े गड्ढे का निर्माण होता है ना। और इस बड़े गड्ढे को हम क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं। इसमें भी घोलीकरण का जो मुख्य हाथ रहता है। और देखिए ये चाहे डोलाइन हो चाहे युवाला हो चाहे कुछ भी हो, इनकी जो सतह होती है अंदर की, गड्ढे के अंदर की सतह वो समतल होती है ना। और ऐसा लगता है धस गई हो जमीन नीचे, है ना, तो ऐसा लगता है। तो ये क्या है, विलयन क्षेत्र से ये क्या होता है, ये गड्ढे बड़े होते जाते हैं, आपस में डोलाइन मिलते जाते हैं और इसको हम कहते हैं युवाला कहते हैं। इसके बाद देखिए छोटे छोटे युवाला होते हैं, उन्हें जामा कहते हैं। छोटे छोटे जो युवाला होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जामा कहते हैं, ठीक है, ये कहे जाते हैं। ये विश्व में कुछ लोगों ने नाम रख दिए इनके, है ना। इसके बाद होता है पोलजे, है ना, हिंदी में इसको हम कहते हैं राजकुंड, पोलजे,
हिंदी में इसको कहते हैं हम राजकुंड। देखिए ये क्या होता है राजकुंड, जब कई सारे युवाला आपस में मिल जाते हैं और विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं, काफी बड़े एरिया में फैल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं राजकुंड, है ना। क्या कहते हैं हम, है ना, इनको हम कहते हैं राजकुंड कहते हैं ना। तो ये काफी बड़ा होता है, इसकी तली और जो फर्श होता है इसका वो समतल होता है ना। देखिए इसका निर्माण भी कई सारे ज्वालाओं के मिलने से आपस में हो जाता है, काफी बड़े क्षेत्र पर फैले रहते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं एक काफी बड़ा पोलजे है ना, पश्चिमी बालकन क्षेत्र में, यूरोप के पश्चिमी बालकन क्षेत्र में एक लिवनो पोलजे है, लिवनो पोलजे, है ना। लिवनो नाम का एक पोलजे है पश्चिमी बालकन क्षेत्र में यूरोप में, है ना। तो जिसकी लंबाई 40 मील है लगभग, यानी 64 किलोमीटर लंबाई कितनी है इसकी, 64 किलोमीटर, और 5 से 11 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। तो देखिए कितना विस्तृत है, 64 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। इसका क्षेत्रफल वैसे कुछ एकड़ से लेकर के और जो है कई वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है, किसका, पोलजे का। तो देखिए आपके सामने सभी आकृतियां हैं, है ना। घोड़दंड हो गया, डोलाइन हो गया, ज्वाला हो गया, पोलजे हो गया, है ना। इसके बाद क्या होता है, दसती निवेशिका। इसके बाद जो अगला हमने पॉइंट पढ़ा था वो था क्या था, दसती निवेशिका। दसती निवेशिका ये क्या होती है, देखिए देखिए काश क्षेत्र में क्या होता है, इतने सारे घोलदंड बन जाते हैं कि वो पूरी सतह जो है वो एक चलनी के समान दिखाई देती है ना। गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे दूर से दिखाई देते हैं, छोटे बड़े सब के, तो पूरी सतह ही कैसी हो जाती है काश क्षेत्रों में, वो चलनी के समान दिखाई देती है ना। कभी कभी क्या होता है इन घोलदंडों में क्या होता है, पूरी पूरी नदियां जो छोटी छोटी होती है वो विलुप्त हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो कई बिलियन दिनों में या कई क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। क्या होती है, यहाँ से प्रवेश करती हैं, धरातल के नीचे से फिर बहने लगती हैं, आगे आगे कहीं और निकल जाती है ना। तो ये पूरी पूरी नदियां इसमें समा जाती है ना, और इसको हम कहते हैं, जहां पर ये नदियां इसमें डूबती हैं उसी को कहते हैं हम, उसे कहते हैं दसती निवेशिका। यानी जहां पर जो नदी का जल है उस गड्ढे में अंदर पूरा नीचे चलाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, दसती निवेशिका कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, सिंक भी कहते हैं, सिंक भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, नदी का जल पूरी तरह से इस गड्ढे में चला जाता है ना, धरातल के नीचे बहने लगता है ना, और ऊपर से क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, नदी दिखाई नहीं पड़ती है ना, तो इसको हम कहते हैं सिंक होल, है ना। जो बड़ी नदियां होती हैं वो कई सिंक होल्स में गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, धरातल पर नदी बह रही है और सिंक होल आगे पड़ा, उसमें गई पूरी नदी गायब हो गई, आगे उसी पता ही नहीं है क्या है। इसके बाद देखिए क्या है, अंधी घाटी। अंधी घाटी ये क्या होता है, देखिए अंधी घाटी, देखिए ये क्या होता है। देखिए नदी जिस सिंक होल से अंदर जमीन में चली गई थी, है ना, तो नदी की आगे की घाटी जो क्या है वो क्या हो जाती है, शुष्क रहती है ना। अब देखिए नदी की एक घाटी होती है जिसमें वो पूरी बहती है ना, अब मान लो नदी को बीच में से कहीं गायब कर दिया तो आगे की घाटी क्या रह जाएगी, शुष्क रह जाएगी, नदी पानी नहीं पहुंचेगा उसमें। मान लो कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो काफी मात्रा में जल जो वर्षा होती है, तो जल वर्षा होने की वजह से क्या होगा, जो जल है वो नदी में काफी मात्रा में आएगा, और मान लो सिंक होल जहां से नदी जमीन में घुसी थी वो उस सिंक होल उस पूरी तरह से नदी को अपने अंदर समाहित करने में पर्याप्त ना हो, तो नदी का अतिरिक्त जल क्या हुआ, वापस से घाटी में बहने लगे, कुछ समय के लिए ना, एक अस्थायी रूप में क्या करेगा, वो बहने लगेगा ना। तो इसी को हम आगे की जो घाटी होती है, शुष्क होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो नदी की शुष्क घाटी रह जाती है वो अंधी घाटी कहलाती है, मान लीजिए, है ना। तो इसी को हम कहते हैं शुष्क घाटी, है ना। इसमें कभी कभी नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया तो भले ही ये अंधी घाटी दोबारा से थोड़ा पानी बहने लगे, नहीं तो अधिकांश से शुष्क ही रहती है ना। तो ये अंधी घाटी है। देखिए इसके बाद था काष्ठ घाटी या घोल घाटी। काष्ठ घाटी या घोल घाटी, देखिए ये क्या होता है, देखिए
देखिए पृष्ठीय नदियां होती हैं जब उनमें अधिक वर्षा होती है, जब धरातल पर काश क्षेत्र में पृष्ठीय नदियां होती हैं, पृष्ठ पर बहने वाली नदियां होती हैं, जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपनी घाटी का विकास कर लेती हैं, है ना। इसी को ही हम काष्ठ घाटी या घोल घाटी कहते हैं। तो ये है देखिए इसका अंधी घाटी और काष्ठ घाटी और घोल घाटी। इसके बाद है आपका कंदरा। कंदरा देखिए कंदरा क्या होता है, गुफा, केव, है ना। देखिए वैसे तो गुफा जो है या कंदराएं जो है वो सभी प्रकार की चट्टानों में निर्मित होती हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे लावा कंदरा है ना, तट के पास सागरीय लहरों से भी कंदरा का निर्माण हो जाता है। कि तट क्या करता है, जो सारी लहरें होती हैं चट्टानों को काट के खोखला कर देते हैं, तो कंदरा का निर्माण हो जाता है ना। या बालू के पत्थर पर चट्टान के अपक्षय के द्वारा भी संधियां बन जाती हैं, फिर धीरे धीरे संधियों में अपवर्तन होता रहता है और वो क्या बन जाती हैं, वो कंदराएं बन जाती हैं। परंतु यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं कंदरा का, यहाँ बनने वाली कंदरा का निर्माण सिर्फ काष्ठ क्षेत्र से ही है, यानी काष्ठ क्षेत्रों की कंदराओं के बारे में ही यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं ना। तो काष्ठ क्षेत्रों में जो कंदराएं विकसित होती हैं उन्हीं से अध्ययन हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कंदराएं केवल काष्ठ क्षेत्रों में ही बनती है ना। धरातल पर क्या होता है, गड्ढा होता है, वो धीरे धीरे विस्तृत होता जाता है गुलन क्रिया के द्वारा और कंदराओं का निर्माण हो जाता है ना। इसमें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कार्लसबाद कंदरा है, कार्लसबाद कंदरा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, और इसके अलावा एक मेमथ नाम की कंदरा और है यहाँ पर मेमथ, ये अमेरिका की प्रमुख जो है कास्ट कंदराएं हैं जो यहाँ पर पाई जाती है ना। तो ये धरातल के अंदर नीचे क्या होता है, गड्ढा होता है बस काफी गहरा, ऐसी कंदराएं बन जाती है ना, ये कंदराएं बन जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर ये खुलेंगी, इनका कोई पता नहीं है कंदराओं का। ये कंदराएं बन जाती हैं धरातल में काफी गहराई में ना। तो जब ये कंदरा के कई सारे पार्ट होते हैं, दो कंदराओं के इनके भाग होते हैं जमीन के अंदर, इनको हम कहते हैं पोनोल। क्या कहते हैं, पोनोल कहते हैं हम, है ना। कई कंदरा आपस में मिलती रहती है ना, ये कंदरा आपस में मिल जाती है जमीन में नीचे जाकर के। इनसे होगा क्या होता है, कंदराओं से जो जल होता है वो धरातल में नीचे चला जाता है ना। तो इन कंदराओं का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये थे आपके इसके अपरदनात्मक स्थल रूप, है ना। इसके ये बताइए प्राकृतिक पुल, देखते हैं प्राकृतिक पुल क्या होता है। देखिए प्राकृतिक पुल, देखिए क्या होता है कि जब ये काष्ठ क्षेत्रों में नदी क्या होती है, भूमिगत रास्ता बना लेती है ना, जमीन के नीचे चली जाती है, वहां से बहने लगती है ना। तो जब जमीन के नीचे जब बहने लगती है, ऐसे मान लो नदी ये बह रही है जमीन के नीचे से, ये आई नदी है ना, ये नदी इधर से आ रही है और यहाँ जो है इसमें से निकल रही है, यहाँ पर बहती हुई ये निकल रही है ना, ये नदी निकल रही है ना, ये नदी मतलब जमीन के नीचे से बहती हुई आ रही है, देखिए नदी है ना, ये बह रही है, ये धरातल है मान लीजिए ऊपर का। तो देखिए नदी क्या करती है, एक कंदरा का निर्माण कर देती है ना, जमीन के अंदर ही अंदर घोल घोल करके, जल क्या करता है घोल घोल करके एक कंदरा का निर्माण कर देता है ना, सुरंग का निर्माण कर देता है। उस सुरंग में से जो नदी का जल प्रवाहित होने लगता है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सुरंग होती है इसका काफी भाग शुष्क रह जाता है, मान लो या नदी वहां से खत्म हो गई या कहीं और मुड़ गई, उसकी धारा कहीं और चली गई है ना, किसी और सिंक होल में वो नदी प्रवेश कर गई, तो नदी क्या करती है, तो ये जो उसकी जो सुरंग है वो खाली रह जाती है और समय के साथ क्या होता है, सुरंग में जो है धसाव हो जाता है, तो कुछ भाग उसका जो है वो जुड़ा रहता है, बाकी जो सुरंग होती है धस जाती है और इस प्रकार एक ऐसी आकृति बनती है जिसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक पुल कहते हैं ना। तो पुल नुमा आकृति बन जाती है ना। या फिर जहां पर जो कंदरा होती है जमीन के अंदर की या जमीन के अंदर की सुरंग होती है, वो एक स्थान ऐसा आता है जहां पर जाकर के वो संकुचित होने लगती है, तो वहां पर क्या है, कंदरा इतनी विस्तृत नहीं रह पाती कि कोई नदी उसमें से निकल सके बाहर, है ना। तो उस स्थान पर क्या है, वो दो स्थानों को अपने बगल बगल के जोड़ने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है ना। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक पुल कहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए ये तो हो गई आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। इसके बाद आपकी क्या है, निक्षेपणात्मक स्थल रूप, है ना, निक्षेपण के द्वारा जो बनते हैं, निक्षेपण आत्मक। निक्षेपणात्मक क्या होता है, डिपोजिशनल जो उसकी टोपोग्राफी से वो क्या है, उसमें मुख्यतः तीन है। पहला क्या है आपका स्टेलेक्टाइट, दूसरा क्या है स्टेलेग्माइट
और तीसरा है कंद्रा स्तंभ। कंद्रा स्तंभ। तो 3 आकृतियां ऐसी हैं जो निक्षेपण के द्वारा भूमिगत जल के बनती हैं। तो देखिए ये क्या होता है ना। तो तीनों चीजों को हम एक करके देखते हैं। देखिए जब भूमिगत जल रिस करके जमीन में नीचे जाता है ना, तो जमीन में नीचे जाने के साथ उसके साथ कुछ चट्टान के कण होते हैं या चट्टान के जो खनिज लवण होते हैं वो भी उस जल में घुले रहते हैं, है ना। तो जमीन में जब वो नीचे जाता है मान लीजिए, तो वो क्या होता है, जमीन में नीचे टपकने लगता है ना, ऐसे टपकने लगता है। देखिए ना, टपक रहा है, देखिए ये टपक रहा है, देखिए ये टपक रहा है। देखिए तो जल क्या होता है, टपकने लगता है नीचे ना। टपकने के साथ क्या होता है, उसके साथ जो खनिज लवण आते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी जमते रहते हैं जल के साथ में, और ऐसे ऊपर से नुकीली सी संरचनाएं बन जाती हैं धरातल के नीचे, है ना, जिनसे क्या जल टपकता रहता है नीचे, है ना। जल टपक रहा है, नीचे भी देखिए टपकने से बन जाती हैं ऐसी कुछ आकृतियां, क्योंकि जो जल में घुले हुए खनिज लवण होते हैं वो यहाँ पर क्या जमने लगते हैं, और जल के साथ टपकने के साथ इनकी लंबाई भी बढ़ती रहती है ना। तो इसको हम जो ऊपर से आकृतियां लटकी हुई हैं इनको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। क्या कहते हैं इनको, स्टेलेक्टाइट कहते हैं ना। और इसके बाद होता है स्टेलेक्टाइट, जो जमीन की धरातल पर जो बन जाती है, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, इसको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। क्योंकि ये भी क्या होता है, इस खनिज लवण जो इनके साथ जल के साथ आते हैं जमीन पे जमते रहते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है दोनों आपस में मिल जाते हैं ना। और ये क्या होता है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो स्तंभ के प्रकार से एक पिलर बन जाते हैं, इसी को हम कहते हैं कंद्रा स्तंभ। तो देखिए ये था आपका कास्ट टोपोग्राफी, है ना। बाकी मैं आपको इसको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा। बाकी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका कास्ट टोपोग्राफी था। इसके बाद हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है आपका डेविस का भौगोलिक अपर्दन चक्र। ठीक है, डेविस और पिंक का भौगोलिक अपर्दन चक्र। आपके 3, 4 टॉप 5 टॉपिक इसमें और रह गए हैं, जैसे डेविस का है, पेक का है, इसके बाद फिर आपका होम्स का संवंतरण सिद्धांत है ना, और कोबल का भूषण नदी सिद्धांत है। तो इन चीजें 4 चीजें जो है आपकी बाकी रह गई हैं। इसके बाद आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।